जिंक ब्लेंड में व्हाट विल हैपन, जिंक ब्लेंड मतलब होता है दैट इज दैट स्ट्रक्चर है, दैट इज अ जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड में व्हाट विल डू इसमें in zinc blende structure S-2 forms FCC arrangement, and zincine is present in alternate tetraedral bonds. Tetraedral bonds. Alternate tetraedral bonds. तो ये स्ट्रक्चर होता है जिंक ब्लेंड का. तो ठीक है, विल राइट दैट अगर जिंक ब्लेंड का ये स्ट्रक्चर होता है तो वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर मस्ट बी, ये क्यूब बना लेते हैं और उसमें स्ट्रक्चर की बात करें. एक क्यूब बनाते हैं और स्ट्रक्चर की बात. अब पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल तो अपन को पता है कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सल्फर होगा, यहाँ पर सल्फाइड आयन होगा, यहाँ पर सल्फाइड होगा, यहाँ पर सल्फाइड होगा, सभी कॉर्नर पे सल्फाइड होगा क्योंकि इस कॉर्नर पे क्या वो सल्फाइड क्या बना रहा है, एफसीसी अरेंजमेंट एज वेल एज ऑन द फेस सेंटर्स. तो ये एक सल्फर होगा, ये एक सल्फर होगा, ये एक सल्फर होगा, यहाँ एक सल्फर होगा, और बाहर वाले फेस और अंदर वाले फेस का एक सल्फर होगा. तो अपन कहेंगे भाई ये अंदर वाले फेस का सल्फर हो गया, ये बाहर वाले फेस का सल्फर हो गया, ये बैक फेस और ये फ्रंट फेस, ये सल्फर होगा. अब अपन क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो अपन को पता है कि हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है. तो इस क्यूब में अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को क्यूबिक दिख रहा है तो ऑल्टरनेट वॉइड्स में हमको जिंक ऐड करना है. तो इन दोनों के पास वाले जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो आप इन दोनों के पास वाले टेट्राहेड्रल वॉइड में उसको जिंक को ऐड करना है, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट होंगे मतलब 4 ही जिंक आयन होंगे, टोटल 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो अगर ऑल्टरनेट में फिल करेंगे तो जिंक आयन कितने होंगे, सिर्फ 4 होंगे. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई यहाँ पर जिंक आयन ले लेते हैं, या फिर इन दोनों के पास ले सकते हैं आप, मतलब या तो इन दोनों के पास वाले टेट्राहेड्रल वॉइड में फिल कर लो या फिर इन दोनों के, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के फिल करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों के फिल करूंगा. मतलब मैं क्या करने वाला हूं कि अगर ऐसे में इन दोनों के लिए फिल करने वाला हूं तो नीचे वालों को ऐसे फिल करूंगा. तो देखना है ऑल्टरनेट, मतलब ऐसे नहीं करने वाला कि इन दोनों का ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड फिल होगा और इन दोनों का नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड फिल होगा, वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों में टेट्राहेड्रल वॉइड अगर ऊपर वाला है इन दोनों से, तो फिर ये और इससे इधर वाले टेट्राहेड्रल वॉइड फिल करेंगे, वो अल्टरनेट. तो मैं क्या करता हूँ, इधर टी लिख देता हूँ कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड, एक तो इसके पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, एक तो इसके पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, और एक इसके पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड और एक इसके पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड. मैंने इन टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक फिल कर रखा है. अब जिंक 4 ही हो सकते हैं क्योंकि सल्फर हमारे पास अगर 4 है तो जिंक भी 4 है. मतलब इसमें क्या होगा, ये तो 1/8 होंगे कॉर्नर वाले और फेस वाला 1/2 होगा. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर ये कॉर्नर वाले 1/8 है और फेस वाला 1/2 है तो टोटल सल्फर एटम इन दिस विल बी 4. और जिंक तो पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो पूरा का पूरा यूनिट सेल में होगा, तो जिंक भी कितने होंगे, 4. व्हाट इज सो, बिकॉज जितने सल्फाइड आयन होंगे उतने ही जिंक आयन हो सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज सॉलिड्स मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज मस्ट बी न्यूट्रल. तो सल्फाइड अगर अपने पास 4 हैं
तो टोटल 8 नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन कहेंगे इसमें कि भाई एक तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया। अब अपन चेक कर लेते हैं कि इसमें अपन लिखेंगे दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक, तो अपन कहेंगे भाई जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर तो टेट्राहेड्रल, ये जिंक तो टेट्राहेड्रल में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो अपन कहेंगे 4 होता है, क्योंकि 4 एटम तो टच कर सकता है वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे CH4 होता है, कार्बन बीच में और 4 हाइड्रोजन कॉर्नर्स पे, लेकिन वो हाइड्रोजन आपस में टच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे एटम होते हैं। इसमें टच करेंगे जो इसके कॉर्नर वाले, मैंने लास्ट क्लास में अपन ने बनाया था कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एंड सल्फाइड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे तो, एंड सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर अपन लिखेंगे तो आप किसी से भी लिख सकते हो, इधर इससे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, किसी भी एक सल्फर को ले लो आप, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा, तो अपन कहेंगे अभी हम इसको 1/8 लेते हैं, इसका मतलब 8 यूनिट सेल में कॉमन होता होगा। तो ये सल्फाइड, ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल का कॉर्नर होगा। मतलब ये एटम जो है वो 8 यूनिट सेल का कॉर्नर हो सकता है। हमारे यूनिट सेल में हमने उसका 1/8 लिया था। तो अच्छा, ये वाला सल्फर 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन हो सकता है, तो 8 यूनिट सेल का इस कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनेगा। मतलब इस सल्फर के पास 8 यूनिट सेल में हर एक का ये कॉर्नर होगा, तो उनका एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा होगा उस कॉर्नर पे, और उसमें से अगर ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड फिल करने हैं तो इसके अराउंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, और ऑल्टरनेट फिल करने हैं तो 4 ही फिल होंगे। मतलब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो जिंक है इसके अंदर, वो इसको टच करेगा, क्योंकि अपन को पता है टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ऐसे बनाना है, ऐसे 3 एटम होंगे सेम साइज के, और उसके ऊपर एक एटम रखा होगा, इधर एक छोटा वाला एटम होगा जो कि उन चारों को टच कर रहा होगा, और हमें पता है कि इसका साइज जो होता है वो R = 0.225 R होता है। ये रेडियस रेशियो है जो अपन को पता है, ठीक है। R = 0.225 R होता है, तो इसका रेडियस रेशियो इज 0.225 R, ये अपन को पता है, ठीक है। तो अपन ने कहा भाई अगर इसके अराउंड, इस कॉर्नर के अराउंड, मतलब ईच कॉर्नर के अराउंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे और उनमें से ऑल्टरनेट फिल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का एटम इस सल्फर को तो टच करेगा ही करेगा, तो फिर ऑल्टरनेट मतलब 4 फिल्ड है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो बता देता हूं भाई, ये 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अपन कहेंगे भाई इसमें बस वही बात फिर आ जाएगी हमारे लिए, द डिस्टेंस। अब इसमें अपन लिखेंगे, जैसे अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, अब अपन लिखते हैं द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जिंक आयन एंड सल्फाइड आयन। तो अपन कहेंगे अच्छा, जिंक और सल्फाइड ये तो कॉर्नर से लेकर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हो आप, और वो डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, इसलिए मैं इसको √3/4 लिखूंगा, क्योंकि इसके कॉर्नर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल इज √3 है, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा, वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, दैट विल बी द √3/2, और उसके जस्ट सेंटर में होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर, ये अपन ने कल पढ़ा हुआ था, तो अपन कहेंगे दैट विल बी √3/4। अब अगर अपन लिखेंगे कि भाई इसमें 2 सल्फर एटम के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा,
तो अपन कहेंगे ये कॉर्नर वाला एटम अपने फेस सेंटर को टच करेगा, कॉर्नर वाला एटम इस वाले कॉर्नर को टच नहीं कर पाएगा। हाँ, तो फेस सेंटर को टच करेगा तो फेस डायगोनल ले लो। तो अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, एज लेंथ अपन कहेंगे भाई 4, दैट इज आर, 4r, r ऑफ सल्फाइड है, मतलब मैं एज लेंथ ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस विल बी द फेस डायगोनल। अगर ये फेस डायगोनल होगा तो विल राइट दैट 4r, दैट इज सल्फाइड से कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू √2a। तो a अपन इससे बता देंगे भाई क्या होगा। अगर सल्फर का आप साइज दे दो सल्फाइड एटम का, तो मैं ये बता सकता हूं कि एज लेंथ कितना होगा फेस डायगोनल से। ठीक है, तो जो अपन पूछ रहे थे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सल्फाइड आयन विल बी व्हाट, 2r ऑफ सल्फाइड आयन, इसका आधा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर टच करेंगे और ये उसको टच करेगा और वो फेस डायगोनल है, तो वी नो दैट कि भाई उसका आधा होगा वो। तो अब अगर ये दोनों आपस में टच करते हैं तो फिर हम फेस डायगोनल क्यों लेंगे, फिर तो हम सीधा 2r ही बता देंगे कि दो सल्फर एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये वाला एटम इसको टच करता है, ये वाला एटम इसको टच करता है, तो एज लेंथ के लिए अपन 4r लिखेंगे। बट अगर दो सल्फर एटम आपस में टच कर रहे हैं तो उनका आपस में डिस्टेंस 2r होगा, सल्फर सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में। तो अपन लिख लेंगे भाई, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस between the two sulfide ions will be equal to 2r, लेकिन उसमें रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन होना चाहिए, तो अपन वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सा आना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें कि व्हाट विल बी द राइट डिस्टेंसेस। और उसके बाद अपन लिख सकते हैं इसमें, और जो अपन से पूछ सकते हैं वो देख लेते हैं अपन, और क्या पूछेंगे। कोई टेट्राडेल अपन को पता है, अब अपन से पूछेंगे कि इसमें दो टेट्राडेल वॉइड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं अपन। या फिर एक तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ सकते हैं अपन से, और दूसरे अपन से पूछ सकते हैं कि भाई इधर इससे इसका डिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज ऑन द बॉडी डायग्राम। लेकिन इधर अपन से पूछेंगे कि भाई इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, तो वो उतना ही होगा जितना इन दोनों में होगा क्यूब में, है ना, उतना ही होगा जितना इन दोनों में होगा। अब अपन से पूछ सकते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका और इसका डिस्टेंस बिटवीन द टू टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इन दोनों में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ये अगर सेम उसमें होते तो अपन कैलकुलेट कर लेते इजीली, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये डिस्टेंस अपन को पता है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, √3a/4, और इससे लेके यहां तक का डिस्टेंस, और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस, तो कितना बताएंगे अपन। अब अपन इसको मैं ना ABCD में लिख देता हूं ऐसे, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये वाला सल्फर एटम है, तो ये सल्फर एटम है और इससे एक टी बन रहा है, ये वाला टी, ठीक है ना, और इसका डिस्टेंस आप मुझसे पूछ रहे हो इस टी तक, ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। मैं कहूंगा ये जो डिस्टेंस होगा ये √3a/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये डिस्टेंस मुझे पता है। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं इसका डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस और ये वाला भी डिस्टेंस मुझे पता है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, सल्फर से लेकर सल्फर तक का डिस्टेंस मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, √3a/ ये 4 मुझे पता है, और इससे लेके इसका डिस्टेंस मुझे पता है √2a, और मुझे ये वाले एंगल्स पता है, ये वाला एंगल्स जो मुझे पता है वो मुझे गिवन है, दैट इज 109.28 मिनट्स। ये भी एंगल जो पता है मुझे क्या होगा, दैट इज 109.28 मिनट्स, क्योंकि जो भी इसमें एंगल बनेंगे वो अपन बता सकते हैं। तो अगर मुझे ये ऐसे पता है तो इसमें से अपन कुछ ऐसे कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कुछ ऐसे,
ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अपन कुछ ऐसे पता लगा लें और फिर कैलकुलेट कर लें, कुछ ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 हो गया, ये हाइपोटेन्यूज अपन को गिवन है, बेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये बेस कैलकुलेट कर लेंगे तो उतना ही इसका भी बेस होगा, तो इसको और इसको इससे माइनस कर देते हैं तो अपने पास ये और ये डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि हो क्या रहा है ना, मैं आपको उसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे इन दोनों के बीच में जो ये है ना एस और एस, ये अपना फेस डायगोनल होगा, ऐसे फेस डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का फेस डायगोनल हो गया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक फेस डायगोनल मान लेते हैं इसका दो वो। अब टेट्राडेल्वॉइड जो होंगे ना वो इधर होंगे, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल ऐसे बनेगा ना, तो टेट्राडेल्वॉइड यहाँ कहीं बनेगा। अगर टेट्राडेल इसका यहाँ बनेगा और इसका भी ऐसे ही टेट्राडेल्वॉइड यहाँ कहीं बनेगा, तो मुझे दो टेट्राडेल्वॉइड में डिस्टेंस चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे कर लेते हैं, और ये वाला पार्ट अपन को गिवन है, तो मैं चाहता हूं या तो ये वाला पार्ट मुझे पता चल जाए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे। तो अगर ये वाला पार्ट मुझे पता चल जाए कि इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है, मतलब मैं क्या कह रहा था, इसको ऐसे अपन को फेस डायगोनल पता है, तो इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस अपन को पता है, ये वाला बॉन्ड एंगल अपन को पता है, तो ये अपन कैलकुलेट कर ले। अगर बॉन्ड एंगल पता है तो अपन बताएंगे कि बॉन्ड एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, वो अपन को पता है, तो साइन कॉस कॉट ऐसे कुछ यूज करके अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाए तो मैं रूट इधर से भी उतना ही होगा, तो मैं रूट 2 से वो दोनों को माइनस कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, तो अपन को डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या किया? तो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर अपन ऐसे करें कि भाई अपन ने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन को पता है रूट 2 है, और इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करने के लिए कहा है, क्योंकि टेट्राडेल्वॉइड तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर फेस डायगोनल अपन ऐसे बना रहे हैं तो टेट्राडेल्वॉइड कहाँ होगा, इधर होगा, और इसका भी टेट्राडेल्वॉइड इधर होगा। तो इधर से कॉर्नर से लेकर टेट्राडेल्वॉइड तक का डिस्टेंस कितना है, वो रूट 3 है। इधर एक टी है, इधर एक टी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर टी है, इधर टी है, ये टोटल मुझे रूट 2 है पता है, ये अगर मुझे पता है तो मैं ये कैलकुलेट, ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो क्या किया जाए, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना जैसे ये गिवन है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो अपन को पता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, ये मुझे पता है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा वो, कुछ कैलकुलेट किया किसी ने, कैलकुलेट किया? नहीं आया? सर वो बॉन्ड एंगल 109.28 ही होगा STT के बीच में। ये वाला नहीं, अगर अपन ऐसे लिखेंगे ना, जैसे अपन लिखेंगे, तो बॉन्ड एंगल तो वो ऐसे रहा होगा, जैसे टी वाला जो है वो ऐसे आ जाएगा। मैं बना देता हूँ, जैसे अपन ने बनाया ना, तो ये टी और ये टी तो इधर होगा, ये तो बन गया अपने पास टेट्राडेल्वॉइड, और इसको ये कॉर्नर वाला आइटम है, ये कॉर्नर वाला आइटम होगा, और ये 3 आइटम हो जाएंगे फेस सेंटर वाले, मतलब ये कॉर्नर वाला आइटम हो गया। ये 3 जो आइटम होंगे वो एक ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा, इन तीनों को मिलाकर टेट्राडेल्वॉइड बन रहा होगा। तो इसमें टी का बॉन्ड एंगल नहीं होना चाहिए फिर ये 109, इसलिए तो मैंने उसको हटाया कि भाई उसको 109 कैसे बोल पाएंगे भाई, वो तो सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में बनते हैं। तो टी का जो ये वाला बॉन्ड एंगल होगा ये 109 नहीं होगा। अपन बस यही बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में इधर एक टेट्राडेल्वॉइड है ऐसे, ठीक है ना, ये एक टेट्राडेल्वॉइड है जिसका डिस्टेंस अपन को पता है कितना, रूट 3 है, ठीक है। और अपन कहेंगे भाई ये पूरा अपन को पता है, तो ये पूरा अपन को पता है, तो मैं एक और कर सकता हूँ, अच्छा एक और इसमें मुझे पता है, रुको वो भी बता देता हूँ। इसके सेंटर तक जो है ना, ये रूट 3/2 होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मुझे पता है,
इससे कुछ कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये सल्फर एटम होगा और ये मुझे पता है ये 2R है, ठीक है, ये √2R है, क्योंकि दोनों आपस में टच करते हैं, ठीक है। और ये टोटल A होगा, वो 2R होगा, तो टोटल A कैसे, ये सल्फर एटम आपस में टच करते हैं, ये 109 हो जाएगा। लेकिन उसका अपन को कैलकुलेशन का फायदा क्या, क्योंकि अपन तो कह रहे हैं कि भाई इससे, इसके सेंटर से, टेट्राहेड्रल के सेंटर से इन दोनों में जो डिस्टेंस है इधर, ये वाला पार्ट तो अपन को पता है 2R है, तो उसको कैलकुलेट करने का फायदा है क्या, 2R है तो बस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपन को ये वाला पार्ट जो है इसका सेंटर तो लाई करेगा ना ऐसे, तो ये ऐसे बना सकते हैं अपन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ये है ना, ये इस टेट्राहेड्रल को टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, मतलब 4 टच करेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, और फेस सेंटर ये भी इसको टच करेगा। मतलब टेट्राहेड्रल बनाऊंगा मैं पहले तीनों, ये बना के फिर उससे टच करूंगा। तो मैं एक बार बना देता हूँ, रुको। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे ये वाला सल्फर एटम है ना, इसको टेट्राहेड्रल बना देते हैं अपन, देखते हैं कैसे बनता है, फिर देख लेते हैं। ये टेट्राहेड्रल है इससे जो बनाया अपन, और बीच में ये एटम, ठीक है ना, ये वाला बीच में एटम है, ये उसको टच करता है। लेकिन अपना बॉडी डायगोनल ना, इधर जो टेट्राहेड्रल होगा वो ऐसे बनेगा, फेस डायगोनल नहीं आएगा उसमें, ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे एक टेट्राहेड्रल बनेगा तो इससे वो उस तरफ वाला बन जाएगा, फिर इससे बाहर वाला, ये और ये तीन बनाएंगे टेट्राहेड्रल, और वो इस कॉर्नर से बनेगा। तो बाहर वाला, ये फ्रंट वाला, क्योंकि इसके कॉर्नर पे बना रहे हैं, ये एक टेट्राहेड्रल बनेगा और उससे ये टच करेगा, तो ऑब्वियसली बात है तभी तो अपन ने कहा √3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपन चेक कर लेते हैं ये बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कैसे चेक करेंगे, मैं इसको थोड़ा और उसमें बनाता हूँ, तुम लोग मेरे ख्याल से और क्लियरिटी आ जाएगी। ये हटाता हूँ। मैंने क्या किया, एक टेट्राहेड्रल बनाया, एक टेट्राहेड्रल बना लेता हूँ मैं, है? ये सल्फर अपने टी है अपने लिए जिंक, तो मैं एक ऐसे बनाता हूँ, एक जिंक बनाता हूँ, और इससे एक ऐसे बनाता हूँ, एक ऐसे बनाता हूँ, और एक ऐसे बनाता हूँ। यहाँ एक सल्फर कॉर्नर वाला है, ये एक फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है, और ये एक फेस सेंटर है। तो मैंने ये सल्फर बनाया, ये एक फेस सेंटर है, एक फ्रंट वाला फेस सेंटर है, और एक वाला ये वाला फेस सेंटर है, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। मतलब मैंने इससे 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 और इससे एक टेट्राहेड्रल बनाया जो ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई देखो, इसमें और इसमें डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहां तक सल्फर था, ये √2 है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है √3/2, 4 होगा, 4 इसलिए क्योंकि वो टेट्राहेड्रल में √3/2 तो सेंटर तक होगा। ये मुझे गिवन है, ये वाला बॉन्डिंग जो मुझे गिवन है, मैं पहले क्या कर रहा था कि भाई अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन ये वाला डिस्टेंस अपन को मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस अपन को क्या मिलेगा, तो अपन कहेंगे भाई ये भी तो टेट्राहेड्रल बना रहा होगा इससे, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अपन को पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि जिंक और इसमें ये इसको भी टच करेगा, तो ये भी मुझे √3 पता है। अब मैं, ये तो टोटल था, है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, ये भी इतना है, ये भी इतना है, ये कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये और ये। तो वो तो अपन को पता ही है, इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 4R = √2, तो 4R = कितना होगा, 2, इसका आधा ही तो हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा इसका आधा, ये हो जाएगा इसका आधा, मतलब √2a/2 होगी, कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी जरूरत क्या होगी, फेस डायगोनल है ना, उसका आधा कर लो। अब मैं चाहता था क्या, कि अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को
ये इधर से जो अपन ऐसे बना रहे थे ना ऐसे, तो मैं चाहता था कि इससे परपेंडिकुलर ये माइनस कर देंगे अपन √2a से ये वाला पार्ट, और बिल्कुल वैसे ही इधर जो टेट्राहेड्रल आप बनाओगे उसमें भी मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा √2a से, तो बाकी डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। दैट इज व्हाट आई करी। तो क्या करें अपन, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसका कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों बॉन्डिंग एंगल तो एक जैसे आ जाएंगे ना, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। दिस इज 54.44 है ना, दिस विल बी आधा हो जाएगा ना 109 का, तो 54.44 आ जाएगा ये। तो ये मुझे पता है 54.44, ये मुझे पता है, तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा, अब आ जाएगा अपना। और ये क्या ले लें अपन, क्योंकि इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, मुझे ये हाइपोटेन्यूज पता है, ये बेस की जरूरत नहीं, अपन को जरूरत है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या ले लें, साइन थीटा। तो साइन 54.44 इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये जो अपन लिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये आप परपेंडिकुलर जिसको बोल रहे थे डिवाइड बाय √3a/4, और साइन 54.44 होगा 0.8164 है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर आ गया। लो भाई अपने पास परपेंडिकुलर आ गया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैसे, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3a/4 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब होगा, बट इतना टिपिकल कैलकुलेशन अपन से पूछते नहीं है, लेकिन एक बार अगर हमें पता चल गया तो हम फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, सो है ना। हाँ सर नहीं तो हम लोग अगर मान ले कि एक और टेट्राहेड्रल वॉइड है इधर, मतलब ऑल्टरनेट नहीं एडजेसेंट एक और है, तो ठीक है, वो तीनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक ही प्लेन में होंगे ना। बिल्कुल होंगे। तो फिर हमें जो दो वर्टिकल वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस पता है a/2 है, हम्म, और उसके जो परपेंडिकुलर साइड में टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके साथ भी a/2 है, हम्म, तो सीधा पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, तो a/√2 आएगा। मेरे ख्याल से ये भी उतना ही आ रहा होगा। इसको भी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ना 1.732 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये भी ऑलमोस्ट 1.7 मतलब ना, और 0.8 कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेटर है किसी के पास, तो मैं फोन से कर रहा था। √3 इज 1.732, 1.732 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अपन को करना है, दैट इज 0.8164, और डिवाइड करता हूँ, ये √2 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट √2 आ रहा है। पॉइंट थ्री 0.35 0.35 आ रहा है, 1 बाय, उसका डबल आ रहा है तो। अच्छा ये तो अपन ने ये कैलकुलेट किया ना अभी, तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस उधर से मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो ठीक है, उतना ही आ रहा है आंसर, उतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि ये तो अभी अपन ने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया ना 0.35, इधर से भी 0.35, तो ये 0.35 और 0.35 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.75, 0.7 आ जाएगा ना, और 0.7 माइनस करेंगे उससे तो इट इज, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास √2 आ रहा है, √2 आया, तो ये √2 है और ये भी √2 है ना, ये भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आएगा। तो अगर वो √2 आएगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं ताकि लिखने के बाद कुछ गड़बड़ ना हो। रुकना, अपन ने परपेंडिकुलर बनाया 1.732 इंटू
8164। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, एक बार समझ में आ गया ना, क्योंकि एक दो बार ही कैलकुलेट करना होगा जैसे मैंने कल कहा था आपसे। 1.414 ये आ रहा है डिवाइडेड बाय 4 ये आ रहा है, और ये तो √2 होता है। सो अब इनको मिल गया कि भाई √2a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये अपने पास आ गया और यहाँ भी आएगा, ये √2a/2 इसको हटाता हूं मैं, ये वाला पार्ट अपने पास कितना आया, ये आया अपने पास √2a/4। तो इधर वाला पार्ट भी वैसे ही लेना पड़ेगा अपन को, वो भी आएगा √2a/4। जैसे मैं कह रहा था ना कि ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल जाए और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, तो ये √2a/4 और ये भी √2a/4, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, इन दोनों को सम अप करेंगे तो विल गेट दैट √2a/2। देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, वो a और b डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसको दो डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल बॉडी, टेट्राहेड्रल है, और वो भी कैसे, फेस डायगोनली। फेस डायगोनल है, कितना आ गया अपने पास, √2a तो फेस डायगोनल था, माइनस हो गया मेरे पास √2a/2, तो सीधा आंसर आता रहा है अपने पास √2a/2 हो गया ना, तो इतना अपने पास ये आंसर आ गया भाई। तो √2a/2 मतलब √2a/2 आ गया अपने पास। ये लो भाई, बिल्कुल जैसे तुम बता रहे थे आंसर इससे भी वही आया। बस कैलकुलेट करने का तरीका, मतलब मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन करना है अपन को भाई। अब हमें ये पता चल गया ना ये सारा पार्ट लिखने के बाद कि ये डिस्टेंस अगर √2a है तो डायगोनली ये डिस्टेंस √2a/2 होता है दो टेट्राहेड्रल बॉडी के बीच में। तो फिर मुझे ये पता चल जाएगा, मतलब ये पहले से अपन को एक बात पता थी, मैं इसको अब ये सारा पार्ट हटा के आपको एक और पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसी पार्ट को हटाता हूं, फिर ये आप एक बार देख चुके हो क्या है मेरा मतलब है, और इसी में बना के दूसरे कलर से ही दिखाता हूँ ना, हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद अपन को दिखेगा रेड कलर है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपन को एकदम पता था कि इतना सारा कैलकुलेशन आपने किया, ये सब किया, ठीक है, ये तो मतलब वैसे भी अपन को पता था, आपने कल क्लास में बताया तो था कैसे। आपने कहा था कि भाई यहां से लेके जो अगर मुझे टेट्राहेड्रल तक जाना है ना, इससे इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया था, तो आपने बताया था कि अगर इसका एज लेंथ a है तो आपने कहा था यहां से a/4, उधर को जाओ a/4 और नीचे आओ a/4, तो ये √3a/4 आ गया। तो जब आपको ये पता था कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a/4 है, इसके प्लेन का डिस्टेंस a/4 है, और यहां से भी a/4 है, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक a/4 है, तो इससे लेके यहां तक का डिस्टेंस a/2 आ गया। मतलब दो टेट्राहेड्रल वॉइड एक ही एज लेंथ के पास जो लाई करेंगे उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, a/2। तो फिर इन दोनों के बीच में a/2 है, इन दोनों के बीच में a/2 है, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, b/√। तो फिर इतना सारा, ठीक है, कैलकुलेशन से हमें ये तो पता चले कि हम क्या क्या सोच सकते हैं भाई। हमें यूज तो 10th क्लास का ज्योमेट्री ही करना है, सॉलिड स्टेट मतलब 10th क्लास का ज्योमेट्री होता है, वही कैलकुलेट करना होता है। तो अपना आंसर कहाँ गया भाई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सल्फाइड आयन, वो तो अपन ने लिख लिया। अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, इसको हटा देता हूं है? तो अपन ने लिखा भाई यहां पर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू टेट्राहेड्रल बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन द टू टेट्राहेड्रल बॉडी इज इक्वल टू a/√। कितना आया, मतलब अपन ने यहां पर लिखा a/2 तो कितना आया डायगोनली √2a/2। कितना कैलकुलेट किया था अभी अपन ने,
√2a/2 ना? हाँ सर। वरना फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, उसको हटा दिया था। अब ये हो गया अपने पास डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, वो सब अपन को पता चल गया। अब वापस आते हैं अपन किस पे, अब करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन, दैट इज नेबर्स की बात। तो नियरेस्ट नेबर्स, अब ना नियरेस्ट नेबर्स जो पूछते हैं, जैसे अपन ने कल बताया था कि भाई कैटायन का एनायन के साथ, एनायन का कैटायन के साथ, तो नो डाउट, लेकिन अपन को किसी एक एटम से क्या करना चाहिए नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एनायन होता है ना, तो एक किसी एक एटम को पकड़ लो, वो किसी एक के रिस्पेक्ट में ही पूछेंगे, मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे एक एनायन का नियरेस्ट नेबर बताओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैटायन ऐसे कितने होंगे, वैसे नहीं पूछते। वो पूछेंगे इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, फिर इसके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, फिर इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले अपन कहेंगे भाई नियरेस्ट नेबर ऑफ सल्फाइड, तब अपन कहेंगे अच्छा सल्फाइड सबसे पास में कौन प्रेजेंट है, ये टाइटेनियम वाला है, ये टेट्राडेल, वो टी दिख रहा है ना, तो ये टेट्राडेल वाला। अब इस टेट्राडेल वाले का डिस्टेंस कितना होगा, √3a/4। लो भैया, तो इसको लिखा मैंने √3a/4 विथ रिस्पेक्ट टू जिंक है, और उसका नंबर जो होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वो 4 था, मतलब 4 ही अटैच। तो उनमें जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी √3a/4 आएगा। अब दूसरा लिखता हूं मैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ सल्फाइड। तो अपन कहेंगे अच्छा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब हो गया कि इसके डिस्टेंस के बाद वाला एटम, नॉट कैटायन एनायन। अपन कहेंगे इस सल्फर, ये जो सल्फर अपन ने लिखा ना सल्फाइड, इससे टेट्राहेड्रल वॉइड उसका नियरेस्ट नेबर होगा, और दूसरा जो एटम है जो उससे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे इससे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट, तो ये वाला एटम हो जाएगा फेस डायगोनल वाला, क्योंकि वो 2r हो जाएगा ना डिस्टेंस, और वो 2r जो होगा इससे बड़ा होगा। तो लिख देते हैं अपन भाई, दैट विल बी 2r, और लिखेंगे अपन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, सल्फाइड। इसलिए मैं लिखता भी जा रहा हूं कि भाई किसके रिस्पेक्ट में अपन लिख रहे हैं, ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू सल्फाइड। सब पर बोलो, एनायन का कैटायन के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। देख लिया ना अपन ने, एक देखा ना अपन ने, तो एनायन का कैटायन के रिस्पेक्ट में हो गया। और फिर अपन क्या करेंगे, एनायन, इसलिए तो ब्रैकेट में ये लिख रहा हूं मैं कि भाई आपने कहा कोई एक एटम चूज कर लो, तो अब मेरे नियरेस्ट नेबर में कौन रहता है, उसके उसका नेबर कौन है, उसका नेबर कौन है, तो अपन कैटायन एनायन, अगर आप कैटायन वालों को ही अगर कैलकुलेट करने के लिए कहोगे तो चेक कर लूंगा कि भाई कैटायन ये था, उसके बाद वाला कैटायन कौन सा है। लेकिन अगर आप ये कुछ भी नहीं लिखा कि कैटायन और एनायन है, तो नियरेस्ट नेबर तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर था सल्फाइड। अगर आप कहोगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर विद रिस्पेक्ट टू कैटायन, हाँ तो लिखेंगे ना अपन उसको भी इधर, इसलिए तो लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि अपन एक आध डिस्टेंस भूल जाते हैं और वो अपना बहुत सारा टाइम ले जाता है। तो बेटर होगा कि अपन खुद ही एक एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कल मेरा बहुत सारा टाइम ले गया, तो आज मैं मतलब उसको ना वैसे बिल्कुल एक एक करके कि भाई डिस्टेंस ही चेक करो ना, इसको लेके क्यों अपन उसमें पड़े हैं, अपन ज्यादा कैलकुलेशन में जाए, या फिर पहले अपन चेक करें ये टी है, उसके बाद दूसरा वाला टी कुछ अगर मिसप्लेस हो गया तो गड़बड़ हो गई। अब अपन करेंगे भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ सल्फाइड, तो वो कॉर्नर वाले ही सल्फाइड से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो भाई इसमें तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा पास ये था, उसके पास बाद पास ये था, उसके बाद इस सल्फर से कैलकुलेट करूंगा तो ये एज लेंथ होगा, और यहां से यहां तक ले सकता हूं, मतलब ये वाला जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड था ना, तो ये फेस डायगोनल का दूसरा वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा कैलकुलेट करके बता सकते हो, इस सल्फर से इस टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना आएगा।
कितना आएगा बता सकते हो? इसमें तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस अपन को पता है √3a/4, इन दोनों का डिस्टेंस अपन को पता है √2a/2, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कितना आया? सर 3a/4। मैं एक बार और मतलब बता दूं सबको कैसे, मतलब बन ये टी था, वो एस था, और मुझे यहाँ पर ऐसे टी था नीचे, वो एस वाला इधर था, ये फेस डायग्राम वाला, है ना? तो अपन ने कहा भाई, मैंने क्या किया आपसे, मैंने कहा कि भाई ये तो √3a/4 अपन को पता होता है, और ये दोनों के डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, √2a/2 होता है ना? तो फिर अपन कहेंगे ये कितना आ रहा था रूट, अब बोलो आंसर। 3a/4। लो भाई 3a/4 आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। किसी को डाउट नहीं? तो फिर अपन लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा अपने पास क्या, दैट इज 3a/4, और 3a/4 क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैटाइन हो जाएगा। मतलब मुझे अगर सिर्फ कैटाइन की बात करोगे तो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस ये होगा, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का ये होगा, अगर सिर्फ कैटाइन के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो। ठीक है ना? अब अपन चेक कर, हाँ बोलो। सर वो √11a/4 आ रहा है। अरे मतलब मैं इसलिए ना कि तुम लोग फटाफट फटाफट सब कैलकुलेट करेंगे, तो √11a/4 आ रहा है। लो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं √11/4 लिख लेता हूँ, और √11a/4। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल उस कंसेप्ट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आने देना चाहता, इसलिए मैं कैलकुलेशन पे सोच ही नहीं रहा। तुम लोग मतलब अपने आप ही बोल दोगे कि सर ये कैलकुलेशन करो, इसमें मेरा कैलकुलेशन अलग आ रहा है, तो तुम मुझे बता देना, मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। ठीक है, मैं अब दूसरा लिखने वाला। अब ये था नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, तो एक दो और लिख लेता हूं। नेक्स्ट टू, अब ये दो नेक्स्ट हो गए, तो एक और नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसको ना ऐसे कर देता हूँ, मतलब 3 बार नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नियरेस्ट नेबर। वो ऐसे नहीं करना कि बस 9 टाइम्स हो जाएगा, तो है ना, वो 3, इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख दो ना, तो उससे क्या होगा, नहीं तो 9 टाइम्स अज्यूम कर लिया, नियरेस्ट नेबर, है ना, ऑफ सल्फाइड। तो चलो इसको देखते हैं। अब अपन कहेंगे भाई ये इसका नियरेस्ट था, ये इसका नेक्स्ट नियरेस्ट था, ये इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट था, तो फिर उससे के बाद क्या लेंगे, तो फिर कहेंगे ये वाला तो उतना ही होगा जितना कि ये था, तो फिर अपन अब एज लेंथ के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि अब एज लेंथ होगा, तो अपन कहेंगे भाई अब तो ये ए के बराबर हो जाएगा, और ए लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू सल्फाइड आएगा। तो फिर अगर मैं लिखूंगा नेक्स्ट 4 लिख लेता हूं, तो अब ना अपन को काफी क्लियरिटी दिख रही है, जैसे NaCl में था ना, अब अपन को बिल्कुल साफ साफ, मतलब एक एक को ऐसे लेके ना, और फिर आप कैलकुलेट करते रहो तो गड़बड़ नहीं होता है। नेक्स्ट 4 हो गया नियरेस्ट नेबर, तो इसके बाद जो डिस्टेंस आएगा ना, तो ये फेस डायगोनल ही आएगा। अब मेरे पास दो चीज है, एक तो ये हो जाएगा फेस डायगोनल, दूसरा हो जाएगा इस सल्फर का डिस्टेंस इस वाले टी के साथ, नहीं वो तो बड़ा होगा क्योंकि वो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है ना, तो वो काफी दूर होगा, तो मुझे लगता है फेस डायगोनल हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा √2 विथ रिस्पेक्ट टू ये भी सल्फर है। अब नेक्स्ट, अब ज्यादा हो जाएगा लेकिन अपन फिर भी कैलकुलेट करते हैं, एक ही कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। इसका डिस्टेंस इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड से कितना होगा, इसका डिस्टेंस इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड से, नेक्स्ट मैंने 5 लिख लिया है, इसका डिस्टेंस इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड से, मैं हिंट दूं ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे,
सर 3√3a/4। मैं पहले लिख लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वैसे √3 मैं पहले चेक कर, मैं तुमको मतलब बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, और देख लेंगे अपन, वैसे ही कैलकुलेट किया होगा तो अपन बता देंगे। इस वाले सल्फर एटम से इधर वाला एज लेंथ ले लेता हूं मैं, ये तो क्योंकि इधर लाइन कर रहा है ना वो, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इस वाले सल्फर एटम से मैं क्या करूंगा, इधर एज लेंथ ले लेता हूं, और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, सल्फर एटम से टी का डिस्टेंस, सल्फर एटम से इस टी का डिस्टेंस वो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये ए है और मुझे इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उससे ही कैलकुलेट करूँ ना। हाँ तो अपन एक काम करते हैं ना, इससे भी क्यों कर रहे हो आप, इससे इसका डिस्टेंस तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। कैसे, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो कितना था अपने पास विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड के टाइम, ये √11a/4, मतलब इससे इसका डिस्टेंस मुझे पता है √11a/4। तो इससे इसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा, लेकिन वो फेस डायग्राम है, इससे इसका डिस्टेंस उतना होगा। भाई ये तो फेस डायग्राम थे ना, ऐसे एक फेस पे थे ना, तो ये तो एक फेस पे है ना, ये वाले फेस पे, तो इससे लेके इसका डिस्टेंस मुझे पता है √11a/4, और इससे इसका डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, दो टेट्राहेड्रल के बीच में E। तो फिर इससे लेके इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसे गिवन है, मैं वो बना देता हूँ क्या क्या गिवन है। मैंने सल्फर लिखा, इधर वाला टी लिखा, इधर वाला टी लिखा, ये वाला डिस्टेंस मैंने आपसे पूछा है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये आपने कैलकुलेट कितना किया था 11a/4, और ये आपने कैलकुलेट कितना किया था दो के बीच में √2a/2। तो ये कितना होगा जरा कैलकुलेट करके बता दो, अगर ये ऐसे है तो बिल्कुल सही है, एक बार कैलकुलेट कर लो। इससे लेके इसका डिस्टेंस मुझे पता है, और इससे लेके इसका डिस्टेंस मुझे पता है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा। सर वो भी सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों फेस के कॉमन में है वो सल्फर। तो मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, ये वाला फेस इससे भी कॉमन होगा और ये वाला फेस इससे भी कॉमन होगा, क्योंकि ये वाला फेस फेस सेंटर के जैसे हो जाएगा, ये वाला फेस भी फेस सेंटर के जैसे हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में मतलब ये कॉर्नर से ये भी फेस फेस सेंटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसका मतलब है इसका डिस्टेंस जो था वो सेम रहेगा। भाई ये इसका फेस है तो इससे लेके यहां तक आ गया, और ये इसका फेस है तो इससे लेके यहां तक आ जाएगा, सेम ही रहेगा वो। क्योंकि ये अपन को इस पे ऐसे दिख रहा है ना, ये तो इसको बाहर की तरफ रखो, बाहर की तरफ रखोगे तो दिख रहा है, बाहर की तरफ रखोगे तो इधर वाले फेस का टेट्राहेड्रल या इधर वाले फेस का टेट्राहेड्रल, ये वो सेम ही डिस्टेंस पे है, तो उसमें डिस्टेंस तो सेम होगा, तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अपन, फिर तो ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये भी टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि वो सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो फिर ये तो नहीं होने वाला, फिर तो इसका अपने पास नेक्स्ट जो आएगा ना, वो तो अब मेरे पास हो जाएगा, एक मिनट है मैं चेक कर लेता हूँ, इस सल्फर एटम का इस सल्फर एटम से कितना डिस्टेंस होगा पीछे, मतलब इस वाले सल्फर एटम का इधर डिस्टेंस कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, सल्फर का सल्फर के साथ डिस्टेंस, क्योंकि अभी इसका फ्रंट साइड वाला तो यही वाला हो गया, अब ये इस सल्फर का बैक साइड वाले सल्फर के साथ फेस सेंटर के साथ कितना डिस्टेंस आना चाहिए बैक साइड वाले के साथ, क्योंकि वो √2a से सल्फर का √2a अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो √2a तो फेस डायगोनल हो गया, उससे भी ये आना चाहिए, मतलब मैं कहीं ना कहीं एक पार्ट और अपन मिस करते हैं, मैं पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फिर देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि
ये वाला पार्ट इधर से हटा रहा हूं मैं, छोटा सा पार्ट भी इधर उधर हुआ ना सब गड़बड़ जाता है, इसलिए मैं उसको अपन फोकस करके रख रहे थे। जैसे अपने पास ना एक छोटा बनाते हैं, जरूरत नहीं बड़ा बनाने। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि देखो भाई एक बार अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका डिस्टेंस फ्रंट वाले फेस सेंटर के साथ, समझे ना, इसका डिस्टेंस फ्रंट वाले फेस सेंटर के साथ डिस्टेंस, तो फ्रंट वाले फेस सेंटर के साथ डिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो फ्रंट वाले फेस सेंटर के साथ डिस्टेंस, या फिर मैं उसको ऐसे बनाता हूं, इसकी जगह पर इसको बनाए, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको ना दिखे, मैं इसका डिस्टेंस इसके साथ कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसका डिस्टेंस इसके फेस सेंटर के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसका कॉर्नर का, तो वही डिस्टेंस होगा ये, इसका डिस्टेंस इसके फेस सेंटर के साथ, या फिर इसका डिस्टेंस इसके फेस सेंटर के साथ, तो ऑब्वियसली बात है एज लेंथ से वो बड़ा होगा, एज लेंथ से वो बड़ा होगा, तो मैं इसको ऐसे करता हूं, इधर परपेंडिकुलर, तो मैं ये ले लेता हूं, ये वाला पार्ट, तो अपन को पता है भाई ये वाला पार्ट कितना है, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस ये तो a है और ये a/2 है, तो फिर ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस, और इससे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इससे कैलकुलेट किया है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये अपन को पता होगा कितना होगा a/2, रुको हो सकता है अपना आंसर ही आ जाए, ये a/2 है, क्यों, क्योंकि इधर एज पूरा हो जाएगा ना ऐसे, तो a/2 ही तो होगा वो, ये मुझे पता है a/2 है, और ये भी a/2 है, और ये a है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये तो कैलकुलेट करना ही होगा, ये a/2 हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेट अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, x² = a² प्लस a/2 का स्क्वायर, है ना, तो x² ये x मान लेता हूं मैं, तो x² हो जाएगा अपने पास a², तो a प्लस, और इसको भी रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा a/2 ना, 3a/2, √3 5/4 a²। 5/4 a² आ रहा है, अगर ये 5/4 a² आ रहा है तो ये a/2 है, तो ये वाला कैलकुलेट करो जरा, सर √3/√2a। ये वाला हाँ √3/√2 है, है ना। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये तक तो अपन लिख लिया भाई, फेस सेंटर से, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस छोटा होना चाहिए इस वाले डिस्टेंस से, है ना, वही तो बना रहे थे अपन, तो √2a के बाद जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा ना वो अपना, वो ये होना चाहिए, कितना आ रहा था अपने पास, अपन ने यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया था, √3/√2 है, √3/√2 आना चाहिए, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है अपने पास, √2 है, वो अपन लिख चुके थे, अब उसके बाद ये डिस्टेंस आना चाहिए, ना, अब उसके बाद ये डिस्टेंस आना चाहिए, और इस डिस्टेंस के बाद फिर बॉडी डायमीटर आ जाएगा, तो ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, ये कहाँ कैलकुलेट किया अपन ने, सर वो गलत था 3√3a/4। अब ठीक है, तो ये अपना आंसर आ रहा है √3/2a ना 1/s, पक्का ना, इसमें कोई डाउट नहीं, जो मैंने बताया बस वही कैलकुलेट करना है, अगर वो है तो अपन ये बता सकते हैं। सर लेकिन ये √2a से छोटा आ रहा है, √2a से छोटा आ रहा है। √2a से छोटा आ रहा है,
हाँ ऑब्वियसली बात है 1.13 है और डिवाइड बाय ए भी आ रहा है तो डिवाइड बाय ए क्यों आ रहा है ये पक्का Into मतलब A. इनटू है ना हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि पहले तो मुझे इसी में डाउट आ रहा था कि भाई √3 a/√2 आना चाहिए √3 a/√2 आना चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा या ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा ये वाला डिस्टेंस अपन फेस पे आ जाए और ये वाला डिस्टेंस अच्छा तो मतलब ये हो गया कि भाई एक डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है जबकि ये वाला डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो ये वाला डिस्टेंस छोटा आएगा ये छोटा आएगा पहले अपन को ये लिखना पड़ेगा फोर्थ वाला एक बार कैलकुलेट हो जाए ना फिर कभी अपन मतलब वो नहीं कर पाते फिर नहीं भूल पाते ये आ जाएगा और ये वाला आएगा ये भी विद रिस्पेक्ट टू सल्फर अब इससे आगे नहीं लिखने वाला क्योंकि इससे आगे लिखूंगा तो अब तो बॉडी डायग्राम लिखा जाए तो ठीक है इतना काफी है और इसमें काफी आपको नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का आपको काफी अंदाजा हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहां से कैलकुलेट करते हैं और वो ज्योमेट्री कैसे करते हैं ये जिंक प्लेन टाइप अब अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशंस में अब तो फटाफट हो जाएगा क्योंकि अब काफी कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं अपन दूसरा मैं लिख लेता हूँ थर्ड दैट इज फ्लोराइड टाइप फ्लोराइड टाइप में क्या होता है इट इज CF2 होता है और CF2 में अपन लिखेंगे Ca+2 फॉर्म्स FCC अरेंजमेंट एंड F- जो होगा इन ऑल टेट्राहेड्रल ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल तो अपन लिखेंगे भाई इसमें ना देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 4 8 क्यों क्योंकि टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे कैल्शियम कह रहा हूँ क्योंकि अब तो सारे टेट्राहेड्रल फिल करने वाले हैं ना अपन और सारे टेट्राहेड्रल फिल करेंगे तो वी नो दैट कि भाई क्या करना होगा अब अपने पास जो यूनिट सेल होगा बना देते हैं अपन भाई अब इस पे ना इधर कैल्शियम एटम्स है ये कैल्शियम है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक कैल्शियम के अराउंड कितने होंगे टेट्राहेड्रल हर एक कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल होगा हर एक कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल होगा हर एक कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल होगा तो इसके अराउंड कितने टेट्राहेड्रल होंगे 8 सभी में फ्लोराइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड ये तो टेट्राहेड्रल में इसमें मैं 4 लिखूंगा ठीक है अब मैं सी पॉइंट एज लेंथ तो अपन कहेंगे एज लेंथ हो जाएगा विद दिस √2 so 4 calcium ion r will be of calcium ion that will be equal to √2 है इससे ये बता तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन ये क्लोजेस्ट की बात कर रहा हूं तो अपन कहेंगे भाई √3 है बाय क्योंकि यहां पर फ्लोराइड इधर होगा ना फ्लोराइड आयन तो √3 है बाय 4 तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट फ्लोराइड आयन तो अपन कहेंगे फिर आप दो टेट्राहेड्रल अभी तो बताया आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं a/√2 ए बाय कितना हो जाएगा यहाँ से इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लोराइड तो यहाँ से ए पूरा ये ए है तो इन दोनों टेट्राहेड्रल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है तो अपन को अभी तो कैलकुलेट किया अपन ने ये a/4 होता है ये a/4 होता है तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया कितना a/2
और a/2 दोनों को ऐड कर रहा हूँ, a/2 हो गया तो ऑब्वियसली बात है a/2 बच गया, क्योंकि ये टोटल a था यहाँ से। तो मैं लिखूंगा भाई इसमें f नंबर ऑफ फ्लोराइड है ऑन बॉडी डायगोनल। तो नंबर पूछा यहाँ तो अपन कहेंगे यहां से लेके यहां तक बनाओगे अगर बॉडी डायगोनल, तो एक इसके पास वाला टेट्राहेड्रल और एक इसके पास वाला टेट्राहेड्रल, दो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे तो दो फ्लोराइड। उस बॉडी डायगोनल में बीच में एक ऑक्टाहेड्रल होता है और कॉर्नर के पास टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे इसमें सारी चीजें होगी, अब तो बस वही है। फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स, तो इसके नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएंगे, फ्लोराइड हो जाएंगे, और फ्लोराइड होंगे तो √3/4 हो गया। तो कम से कम नेक्स्ट तो लिख ही लेते हैं अपन, ऐसे नेबर्स की बात कर लेते हैं। तो नेबर्स में अपन लिख लेते हैं भाई नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर ऑफ कैल्शियम आयन। तो अपन कहेंगे भाई √3a/4 दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोराइड आयन, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद दो कैल्शियम हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन दैट विल बी इक्वल टू 2r विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम आयन। अब अपन लिख लेते हैं दैट इज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट था और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो जाएगा कैल्शियम आयन से। तो अपन कहेंगे भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अभी बता देते हैं। ये नियरेस्ट हो गया, ये भी इसको टच करता था, फेस डायगोनली अपन ले चुके हैं 2r। तो फिर इसके बाद नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे इसका डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वॉइड से डिस्टेंस, जो इसके पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तो उसके पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड अपन ले लेते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन अभी अपन ने किया था कितना होता है √2a/2। तो अपन क्या करेंगे, इसका पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो एग्जैक्टली पास था, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे हो जाएंगे ना, इसके पास एक फ्लोराइड, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर उसके बाद इसके पास भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके पास भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके पास भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, और इसके पास भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये 8 फ्लोराइड लिखे मैंने सभी कॉर्नर के पास। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो इसका और इसका था, जो कोई √3a/4 आपने लिखा। उसके बाद इसका डिस्टेंस इसके साथ होगा क्योंकि वो फेस डायगोनल में आएगा, और इसका डिस्टेंस फिर इसके साथ होगा, जो अभी अपन ने सल्फर और जिंक के केस में कैलकुलेट किया था। तो सल्फर और जिंक के केस में कैलकुलेट किया था तो कितना आया था अपने पास, इन दोनों के बीच में तो अपन को डिस्टेंस पता है, राइट, और इसका डिस्टेंस भी पता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे कैल्शियम आयन और एक फ्लोराइड आयन के बीच में डिस्टेंस पता है, दैट इज √3a/4, और दो फ्लोराइड आयन के बीच में भी पता है, दैट इज 2, दो फ्लोराइड आयन के बीच में। तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैसे भी अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना होगा, √11a/4। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी भी अपन ने यही कैलकुलेट किया था। तो ये √11a/4 आया, उतना ही रहेगा हमेशा, है ना, क्योंकि वॉइड का डिस्टेंस तो एक जैसे ही रहेगा। अब इसके बाद लेकिन अपन क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पर जैसे 4 नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो जाएगा, अब इसके नेक्स्ट वाला अब थोड़ा सा अपन प्रिकॉशन लेंगे हैं।
नियरेस्ट नेबर। तो इसके बाद ये होता अपने पास, उसके बाद तो फिर एज लेंथ ही आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस या फिर आउटर वाला, ये जो लास्ट में अपन ने कैलकुलेट किया था, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के डिस्टेंस है, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपन कैलकुलेट करके बता, इससे आगे नहीं जाते। तो अभी कैलकुलेट किया तो था अपन ने वैसे, ये इससे लेके फेस सेंटर तक का डिस्टेंस, उसके बाद फिर √2 एरिया, थोड़ी देर पहले जो अपन ने किया, तो फिर उसके बाद वाला √2 आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसके फिफ्थ वाला जो होगा वो इससे लेके फेस सेंटर तक, वैसे अपोजिट फेस सेंटर है, जैसे उसका बाहर वाले फेस सेंटर, लाइक दैट। तो दैट इज अबाउट द फ्लोराइड टाइप। अब इसमें एक अपन लिखेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड टाइप। तो एंटी फ्लोराइड टाइप में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वन में लिख रहा हूं, दैट इज एंटी फ्लोराइड टाइप, तो इसको Na2O लिख देते हैं। अब फ्लोराइड टाइप कैल्शियम फ्लोराइड से याद रखो, और एंटी फ्लोराइड टाइप Na2O है, बस होता क्या है, जहां इसमें कैटाइन है वहां एनाइन आ जाएंगे, जहां एनाइन है वहां कैटाइन आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड टाइप। अच्छा, तो पहले इसमें कैटाइन कहां थे, FCC बना रहे थे, मतलब अब एनाइन FCC बनाएंगे, और कैटाइन जो होंगे वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे, बस यही होता है। तो फिर एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 हो जाएगा, दैट इज इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एज लेंथ क्या हो जाएगा, जो कैटाइन से कैलकुलेशन कर रहे थे अब वो एनाइन से कैलकुलेशन हो, तो डिस्टेंस बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन। अब अपने कैलकुलेशंस बिल्कुल एंटी फ्लोराइड टाइप वैसे ही होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द जो अपन टू नियरेस्ट कैटाइन हो जाएगा, जहां आपने F नेगेटिव लिखा था वहां आप सोडियम पॉजिटिव लिख दो, और जहां पर आपने कैल्शियम 2 पॉजिटिव लिखा था वहां पर ऑक्सीजन 2 माइनस, आप बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -2 लिखूंगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, तो फिर इसीलिए अपन उसको एंटी फ्लोराइड बोलते रहे डायरेक्टली। व्हाट इज एंटी फ्लोराइड, ठीक है, दिस इज एंटी फ्लोराइड टाइप, और एंटी फ्लोराइड टाइप में दिस इज अबाउट दैट। तो जहां कैटाइन है वहां एनाइन आ जाएगा, जहां एनाइन होगा वहां कैटाइन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो ये अपना एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये अपने लिए एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। अब अपन लिखेंगे आफ्टर एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर वी कैन से दैट, अपन लिख सकते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड में सीधा ही लिखना होता है अपन को CSCl। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे अपन ने Na2O लिखा तो K2O भी ऐसे ही होता है, जैसे NaCl, KCl, RbCl, वो सब एक जैसे होता है, सीजियम क्लोराइड इज डिफरेंट। ZnS, MgS, दे आर सेम। तो जो भी स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं इनके अलावा अगर कुछ और देंगे ना, तो अपन को बताएंगे कि कैटाइन और एनाइन के क्या पोजीशन है, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड में बताएंगे पर इट हैज BCC अरेंजमेंट, BCC अरेंजमेंट। तो इसमें BCC अरेंजमेंट होगा तो अपन कहेंगे भाई देखो, क्लोराइड एट कॉर्नर, इफ क्लोराइड एट कॉर्नर देन सीजियम इन द सेंटर, और अगर सीजियम कॉर्नर पे होगा तो क्लोराइड इन द सेंटर। तो एक BCC बना ही देते हैं अपन।
एक बीसीसी टाइप बना ही लेते हैं अपन, इसको हटाता हूँ और बीसीसी बना लेता हूँ। तो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर में क्या होगा, विल राइट लाइक दिस भाई, ये ऐसे बीसीसी स्ट्रक्चर हो गया, क्यूब बना लेते हैं बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर। तो ये हो गया, इसमें बीच में सीजियम होता है और कॉर्नर पे क्लोराइड रख लिया। तो अपन क्या कहेंगे, वी नो दैट कि भाई इसमें कैसे एज लेंथ वगैरह अपन कैलकुलेट करते हैं। भाई बीसीसी स्ट्रक्चर में सेंटर वाला तो सभी कॉर्नर को टच करता है, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते, दैट इज बॉडी सेंटर। तो अपन इसमें कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे अगर कैलकुलेट करना है एज लेंथ, ये पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल, that will be it, and coordination number of cesium, that is also it। वो कैसे, सीजियम को ये सारे के सारे टच करते हैं, तो क्लोराइड को, तो अपन कहेंगे देखो भाई एक क्लोराइड ना 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, ये कॉर्नर वाला क्लोराइड, कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होता है। तो जैसे इस यूनिट सेल का सीजियम इसको टच करेगा, वैसे ही 8 यूनिट सेल के सेंटर में जो सीजियम होगा वो इसको टच कर रहा होगा, उस कॉर्नर वाले एटम को। तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर मान लो मैंने ऐसे 8 यूनिट सेल अरेंज कर लिए जिसका ये कॉर्नर है, और उनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया आपस में, 8 के सेंटर्स को, तो ये क्यूब बनेगा ना, वो भी बनेगा। तो जो क्यूब बनेगा उसका ये कॉर्नर वाला क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर, क्योंकि वो उन सबको टच करेगा। इसलिए मैंने लिखा था इफ Cl atom at the corner then cesium at the center, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर को पता चल गया कि भाई इसमें भी 8 होगा क्योंकि 8 को टच करेगा, और कोई भी Cl एटम होगा वो किसी हमारे यूनिट सेल का कॉर्नर है, लेकिन उससे वो 8 यूनिट सेल का कॉर्नर हो सकता है, और उन सबका सेंटर उस पर टच करेगा। इसलिए अपन ने इफ करके इधर वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि सीजियम को अपन कॉर्नर मान लेते हैं और क्लोराइड को सेंटर। एज लेंथ की बात कर लेते हैं। अगर अपन को एज लेंथ की बात करना है तो अपन ऐसे कर लेंगे भाई, एज लेंथ मतलब इधर ऐसे बॉडी डायगोनल तो ले सकते हैं ना, क्योंकि ये सेंटर वाला इसको भी टच करेगा, ये सेंटर वाला इसको भी टच करेगा, जैसे ये सेंटर वाला इसको भी टच करेगा और उसको भी टच करेगा, तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। तो अपन ऐसे लिखेंगे edge length from body diagonal, that is √3a will be equal to how much, that will be equal to 2, 2 Cl एटम आएंगे बॉडी डायगोनल में और एक सीजियम आएगा। तो मैं लिख लेता हूं 2r Cl माइनस प्लस 2r सीजियम प्लस, क्योंकि बॉडी डायगोनल बनाओगे तो एक Cl, इस Cl के सेंटर से लेके इस Cl के सेंटर तक का डिस्टेंस, और बीच में एक पूरा सीजियम होगा। मतलब अपन ने ऐसे किया है, ये Cl का सेंटर, ये भी एक, ये सीजियम हो गया बीच में, और ये एक Cl हो गया। तो अपन ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये Cl है, ये Cl है, और इधर सीजियम हो गया पूरा सीजियम, इधर भी सीजियम हो गया, ये रेडियस हो गया, तो 4 हो गए। तो अपन कहेंगे 2 इसमें सीजियम हो गया, 2 Cl हो गए, तो रेडियस लिया ना अपन ने, तो बता देंगे अपन ऐसे, दैट इज द डिस्टेंस। अब अपन कहेंगे भाई इसमें नियरेस्ट नेबर्स, अब इसमें क्या बताना है, नियरेस्ट नेबर्स है तो Cl और सीजियम अटैच्ड है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो नियरेस्ट नेबर आ गई। तो अपन कहेंगे भाई नेक्स्ट नियर, इसके जो नियरेस्ट नेबर आपने बनाए हैं इसमें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा, तो अपन कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होगा किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, सीजियम सीजियम या सीजियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में। तो अपन कहेंगे अगर सीजियम सीजियम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो क्लोराइड क्लोराइड के रिस्पेक्ट में एज लेंथ है, तो सीजियम सीजियम के रिस्पेक्ट में भी एज लेंथ होगा। व्हाई इट इज सो, क्योंकि इस यूनिट सेल का सीजियम और साइड वाले यूनिट सेल का सीजियम दोनों सेंटर में है ना क्यूब के, तो वो एज लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस होता है।
ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली अपन से पूछे जाते हैं, मतलब जो अपने सिलेबस में। अब अगर इनके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर अपन को देंगे तो उस स्ट्रक्चर में आपको बताना पड़ेगा कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरी मर्जी मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ए एटम क्यूब में कहां रखने हैं, बी एटम क्यूब में कहां रखने हैं और सी एटम क्यूब में कहां रखने हैं। तो ये अपन को बताया जाता है, लेकिन इनमें नहीं बताया जाएगा। इनमें क्या लिखेंगे वो तो बस लिख देंगे कि फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, इस टाइप से लिख के और छोड़ देंगे। तो अपन में इसको कुछ भी नहीं बताएंगे, वो ऐसे भी हो सकता है। वो अपन को बोलते हैं A2B है विच हैज एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो ये हमें चेक करना है कि A2 विल बी इन द टेट, A विल बी इन द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड B विल फॉर्म FCC अरेंजमेंट। तो ये अपन को डिसाइड करना होता है, वो अपन को नहीं देने वाले। तो ये अपन बता सकते हैं भाई किस टाइप से अरेंजमेंट्स अपन को बताने। तो इसके अलावा बाकी अपन को जो लिखने हैं दैट विल बी लाइक दैट कि कुछ एक, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, बस याद दिला रहा हूं कि भाई कैसे अपन को बताना होता है। डायमंड वाला स्ट्रक्चर भी पढ़ा अपन ने, और अगर मैं एक दो स्ट्रक्चर और लिख लेता हूं, जैसे मान लो अपन को गिवन है तो मैं एग्जांपल देता हूं। ये 5 स्ट्रक्चर वो हैं जो अपने सिलेबस में होंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर में लिखूंगा दे आर नॉट इन द सिलेबस, बट उनके स्ट्रक्चर बना के, बिकॉज दे विल हैव BCC टाइप स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, FCC भी हो सकता है, तो उनके स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से अपन से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एक पेरोव्स्काइट होता है स्ट्रक्चर, तो मैं इसको लिख लेता हूं। अदर स्ट्रक्चर्स में इसमें लिख देता हूं ताकि इन पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ेंगे जरूर। तो अदर स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर होता है, पेरोव्स्काइट जो होता है वो ऐसे होंगे, दैट विल बी इक्वल टू, जैसे अपन लिखेंगे तो इसमें ना इनके फॉर्मूले अपन को गिवन होते हैं। तो ये मेनली जो होता है जैसे CaTiO3 या फिर BaTiO3, ये पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ AB, राइट ना, O3, ऐसे बोल लिख सकता हूँ। तो अपन को पता है इसमें एक बाइवेलेंट मेटल आयन है, एक ये गिवन है, टाइटेनियम गिवन है, एक ऑक्सीजन गिवन है। तो चलो अब अपन क्या करेंगे, लेकिन चार्ज सब में बैलेंस होगा है, इसका +2 चार्ज, इसका +4 चार्ज, इसलिए -6 चार्ज। चार्ज हमेशा बैलेंस होगा, बिकॉज चार्ज के बगैर कभी कोई, बैलेंस चार्ज के बगैर कोई सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल बी हाईली अनस्टेबल, इसलिए चार्ज सभी में बैलेंस होगा। तो चलो देखते हैं इसमें अपन को क्या करना है। ये इट हैज BCC स्ट्रक्चर, इट हैज FCC स्ट्रक्चर। तो मोस्टली जो होंगे ना जो अपन पढ़ते हैं वो FCC स्ट्रक्चर ही होते हैं, बिकॉज क्लोजेस्ट पैकिंग होगा तो स्टेबिलिटी भी होती है। तो इट हैज FCC स्ट्रक्चर विथ कैल्शियम, अपन कहेंगे दैट इज A एट द कॉर्नर। तो मैं इसी से लिख देता हूं, इससे भी लिख सकता है A एट कॉर्नर्स, तो इसी को लिखता हूं सीधा सीधा C एट कॉर्नर्स, ऑक्सीजन एट फेस सेंटर एंड टाइटेनियम इन सेंटर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है सेंटर। तो ठीक है बना देते हैं, फिर तो क्या फर्क पड़ेगा। ये लो भाई बना दिया। हम कहेंगे ये यूनिट सेल है, आप कह रहे हो ऐसे बनाना है, बना देता हूँ। क्यूब है तो क्यूब को ऐसे बना लेता हूँ। ये लो भाई, आपने कहा कैल्शियम एट द कॉर्नर्स, लो भाई लिख देता हूँ। ये कैल्शियम हो गया। आपने कहा ऑक्सीजन एट द फेस सेंटर, तो ऑक्सीजन लिख देता हूँ फेस सेंटर पे। ये लो भाई -2, 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे।
हमारे यूनिट सेल में आधे आधे होंगे क्योंकि फेस पे प्रेजेंट है। ये बैक साइड वाला हो गया, ये फ्रंट साइड वाला हो गया। अब टाइटेनियम एट द सेंटर तो लिखना ही पड़ेगा, टाइटेनियम एट द सेंटर। तो टाइटेनियम अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लिखना है, वैसे आपने सेंटर में बोला, उसको कभी कभी अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी लिख देते हैं, लेकिन उसको अपन एज वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि एज वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी यूनिट सेल में सिर्फ 1/4 होता है, तो इसका चार्ज का कंट्रीब्यूशन भी 1/4 हो जाएगा, और हमें न्यूट्रल बनाने के लिए इसका पूरा चार्ज चाहिए +4, तो इसलिए उसे सेंटर में रखेंगे ताकि हमें पूरा का पूरा +4 चार्ज मिले। इसलिए कभी कभी अपन ऐसे भी चेक कर लेंगे कि अगर हमें किसी आयन का पूरा चार्ज चाहिए, अगर हमें किसी आयन का पूरा चार्ज चाहिए तो हमें उसको कहां प्लेस करना चाहिए, पूरा एटम के अंदर प्लेस करना चाहिए। जैसे इसका 1 चार्ज 1 चार्ज 1 चार्ज ऐसे होगा, तो अपन को टोटल +2 चार्ज आ जाएगा। एक कैल्शियम आ रहा है ना उसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर, तो उस टाइप से अपन स्ट्रक्चर बता सकते। सो ये अपन को गिवन होगा। अब इसमें डिस्टेंस वगैरह पूछोगे तो अपन को पता है, कैल्शियम से लेके टाइटेनियम √3a/2 बॉडी डायगोनल में, कैल्शियम से लेके ऑक्सीजन फेस डायगोनल का आधा, ये दोनों कैल्शियम एज लेंथ हो गया, ये दोनों कैल्शियम फेस डायगोनल हो गया, तो वो सारा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। और अगर इसमें एज लेंथ कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे कर लेंगे, √2 = 2 कैल्शियम कैटाइन +2 R ऑक्सीजन -2, क्योंकि अब क्या हो गया भाई, इधर फेस डायगोनल पे इधर तो कैल्शियम है लेकिन बीच में ऑक्सीजन है ना, तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते ना, कैल्शियम के रिस्पेक्ट में 4R लिख देते, तो एटम जो होंगे वो लिखे जाएंगे, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर जैसे अपन लिखते हैं, दैट विल बी लाइक दिस। भाई अगर मुझे दूसरा स्ट्रक्चर लिखना है तो ऐसे ना, दूसरे स्ट्रक्चर में वो बोल देते हैं भाई स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर, तो ऐसे भी हो जाता है स्पाइनल स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर में फिर अपन लिख सकते हैं भाई, इसमें ना जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इससे बनता है, तो एक मैग्नीशियम 2 एल्यूमिनियम, तो मुझे ये 4 लिखने पड़ेंगे। व्हाइट इज सो, क्योंकि ये +2 है और ये +3 है, तो 2 से होगा तो +8 हो जाएगा, तो मुझे ये 4 लिखने पड़ेगा। ये होता है स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब स्पाइनल स्ट्रक्चर को अपन को ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, AB2O4 हैज स्पाइनल स्ट्रक्चर, तो यहां से देख के अपन बता देंगे भाई ये -8, तो इनको एडजस्ट करो सो दैट कि +8 आ जाए टोटल। अब अगर मैं इसको +2 लिखता हूं तो +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, एक +4 लेना पड़ेगा एक, लेकिन उसमें एक बाइवेलेंट होता है एक ट्राइवेलेंट होता है, तो अगर ये बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट है तो इसको +3 नहीं लिख सकता, वरना वो -8 बैलेंस नहीं। तो इसमें होता क्या है, इट हैज FCC स्ट्रक्चर, इसका भी FCC स्ट्रक्चर होता है, और FCC स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन होता है वो -2 फॉर्म्स FCC अरेंजमेंट। उसके बाद में लिख सकता हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल बी इन 1/8 ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, and aluminium 3+ in 2 tetra in the half of tetrahedral, half of octahedral. तो इस टाइप से अपन को गिवन होगा। जैसे अब अपन को क्या होगा ना, ये नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है, स्पाइनल स्ट्रक्चर हैज दिस मार्कर। अब ये एक्सप्लेनेशन अपन को गिवन होगा, अपन कहेंगे ऑक्सीजन फॉर्म्स FCC अरेंजमेंट, 4 ऑक्सीजन हो गए, मैग्नीशियम इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 8 होते हैं, एक हो गया, एल्यूमिनियम इन द ऑक्टाहेड्रल वाइड, अच्छा 4 होते हैं FCC में, तो आधे फिल्ड है, मतलब एल्यूमिनियम 2 हो गया। तो ऐसे अपन को लिखना होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो 5 पहले अपन ने लिखे थे
वो अपन को कोई नहीं बताने वाला, वो तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर अपन को पता होना चाहिए वो होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। वैसे डायमंड के स्ट्रक्चर में काफी कुछ अपन पहले पढ़ चुके हैं, बट अभी सॉलिड स्टेट में भी एक बार लिख लेते हैं थर्ड में। तो डायमंड को लिख लेते हैं। डायमंड के स्ट्रक्चर में अपन लिखेंगे इसमें इट हैज, तो इसमें सिर्फ कार्बन होता है। डायमंड मतलब प्योर कार्बन ना, तो अपन क्या करेंगे इसमें इट हैज FCC arrangement with carbon atom in alternate tetradelphide, alternate tetradelphide। अच्छा, तो इसका मतलब है इन वन यूनिट सेल 4 कार्बन तो होंगे जिससे मैं बनाऊंगा FCC, और 4 कार्बन एटम होंगे जिससे मैं बनाऊंगा, जिनको टेट्राडेल्वाइड में रखूंगा ऑल्टरनेट। तो इसका मतलब है इसमें टोटल 8 कार्बन एटम हो जाएंगे, देयरफॉर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 8। आपने कहा ना ये जिंक ब्लेंड जैसे हो गया, जैसे जिंक ब्लेंड होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा मतलब 50% ऑफ टेट्राडेल्वाइड आर एम्प्टी, टेट्राडेल्वाइड आर एम्प्टी। हाँ बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डायमंड इज लेस देन ग्रेफाइट, उसमें 50% टेट्राडेल्वाइड एम्प्टी होता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट टू कार्बन एटम? तो अपन कहेंगे दो टेट्राडेल, एक जो टेट्राडेल्वाइड में है और एक जो कॉर्नर पे रहा होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, दैट इज इक्वल टू 2r। आपस में टच तो करेंगे ही करेंगे ना। तो वैसे अपन ये सारा पार्ट बता सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि डायमंड के स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। जैसे ये है तो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, स्पाइनल स्ट्रक्चर में भी अपन ऐसे बता सकते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है अपन को कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज वी नो द पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, वी नो द पोजीशंस कि आप ऑक्सीजन कहाँ रखने वाले हो। मैग्नीशियम को किसी एक उसमें रख देते हैं अपन टेट्राडेल्वाइड में, और एल्यूमिनियम को एक सेंटर में रख लेते हैं। और एक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1/4 1/4 1/4, तो एक इधर रख लेते हैं, ये 1/4 आ जाएगा इधर से, और एक 1/4 इधर से आ जाएगा, ये भी 1/4, और एक Al इधर से आ जाएगा, और एक Al इधर आ जाएगा। तो इधर से 1/4, इधर से 1/4, इधर से 1/4, इधर से 1/4, और एक सेंटर में जो पूरा एल्यूमिनियम प्रेजेंट, बता देंगे लाइक दैट। मतलब स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बता सकते हैं व्हाट विल बी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा आई डोंट थिंक अपन को और कोई पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम अपन से पूछेंगे स्पाइनल या फिर पेरोव्स्काइक स्ट्रक्चर्स। डायमंड ऑब्वियसली बात है अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका Z इफेक्टिव 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो अपन FCC बनाएंगे और 4 अल्टरनेट टेट्राडेल्वाइड में भी होंगे। दैट इज अबाउट दैट स्ट्रक्चर टाइप, कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। अब रेडियस रेशियो भी आपको पता है, स्ट्रक्चर्स भी पता है, अब कुछ कैलकुलेशंस हो जाए, कुछ स्ट्रक्चर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन करते हैं फिर। तो अब इसमें अपन एक और बात डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ आपको फॉर्मूला वगैरह बनाना सिखाया था ना, किसी क्लास में क्वेश्चन किए थे ना अपन ने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए अपन ने किसी क्लास में सॉलिड स्टेट के, वीडियो लेक्चर में क्या था। अच्छा, तो फॉर्मूला वगैरह बनाना मतलब वीडियो लेक्चर में आपने देखा वो उसमें कैसे बनाते हैं, आपको याद है?
हाँ सर, बेसिक्स थे थोड़े। तो फॉर्मूला वगैरह बनाना 6 क्वेश्चन किए थे। उसमें 6 क्वेश्चंस थे। हाँ सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चंस काफी होंगे, उससे ज्यादा मतलब अपन को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन समझ में आए आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अब उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे, क्योंकि इसके बाद अपन को डिफेक्ट्स पढ़ना है बस। डिफेक्ट्स वाला पार्ट है, तो मैं डिफेक्ट्स वाला पार्ट कुछ पार्ट एक्सप्लेन करके कुछ पार्ट आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा शॉर्ट नोट्स में, मतलब 1-2 पेजेस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सर क्योंकि फॉर्मूला बनाने के बस 4 ही क्वेश्चन थे। फॉर्मूला बनाने के सिर्फ 4 ही, हाँ तो अभी मैं कुछ और भी देने वाला हूँ उसके अलावा, या उसके जैसे भी 1-2 क्वेश्चन मैं दूंगा, है ना। तो मैं बोल रहा था आपको कि भाई जैसे अपन ने पहले पढ़ा हुआ है वो अपन देख लेंगे। मैं बात कर रहा था कि भाई डिफेक्ट्स और डिफेक्ट के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो अपन को पता होना चाहिए और मेंस में वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ पार्ट मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा जो एकदम ही रटने वाला पार्ट है, जो अपन को पता होना ही चाहिए। वो 1-2 पेजेस हैं, वो आपको मैं मतलब अपने ग्रुप में डालूंगा। और जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है और डिफेक्ट्स वाला पार्ट है, जो मेनली जिससे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, जिनमें अच्छा कंसेप्ट भी है, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले लिखो। आपने थोड़े से क्वेश्चंस किए हुए हैं जैसे आप बता रहे हो, और रिलेटेड टू द यूनिट सेल्स। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखो या फिर इन अ एफसीसी अरेंजमेंट, इन अ एफसीसी अरेंजमेंट, in a FCC arrangement, in a FCC arrangement, A atoms are present at the corners. B atom at face centers, and C atom at half of tetradeltoids. Half of tetradeltoids. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula. आ गया? A कॉर्नर पे है तो A will be 1/8 into 8, that is equal to 1. ये फेस सेंटर पे है B, तो 1/2 into फेस सेंटर 6 होते हैं, that is 3. और C हो जाएगा हाफ ऑफ द टेट्राडेल्टॉइड। कितने होते हैं? 8 टेट्राडेल्टॉइड होते हैं, 1/2 कर लेते हैं, आधे हो गए तो 4 हो गया। तो फॉर्मूला बन गया अपन का AB3C4। ये अपना फॉर्मूला, राइट। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। P forms FCC arrangement. Q in all octadeltoids. Calculate molecular formula. मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ही लिख लेता हूं। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ all the atoms of one of the face are removed. One of the face is removed.
तो आपको ये बताना, if all the atoms are equal. Calculate empirical formula if all the atoms along one of the face, but that is a plane of the face है? और जो एक प्लेन होता है ना फेस का, वो उसके सारे एटम, इट इज नॉट फेस सेंटर है, वन ऑफ द फेस आर रिमूव्ड, क्या बनाएंगे अपन? हो गया? हाँ जी भाई, सर PQ PQ आया, चलो देख लेता हूँ मैं एक बार, है इसको Q भी चेक कर लेता हूँ। तो Q इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब Q तो 4 हो गया, ये हो गया। अब सब लोग ध्यान से देखना, मुझे भी नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ। जब आप अलोंग वन ऑफ द फेस की बात करोगे तो यहाँ पर मुझे पता था Q था, Q था, Q था और Q था, तो मैंने ये रिमूव कर दिए 4 एक फेस को लेकर। मतलब अब पहले कितने थे? 8 थे, 1/8 इंटू 8, अब कितने? ये 4 तो आपने रिमूव कर दिया इस फेस, 4। अब भाई उस फेस में ये वाले 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी तो होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन क्या लिखते थे? 1 + 1/4 इंटू 12 लिखते थे ना। तो ये 1/4 4 आपने हटा दिए, तो 1/4 इंटू 4 हटा दिए तो 8 ही बचे। भाई एक फेस के सारे एटम हटाने मुझे, तो पी अपन ने कॉर्नर से और फेस सेंटर से हटा दिया, अभी फेस सेंटर से नहीं हटाया, वो भी हटाना पड़ेगा। तो कॉर्नर वाला 1/8/4 कर लिया और फेस वाला भी हटाया, तो ये हट गया अपने पास। कितने बचे फेस वाले? 5 बचे। भाई एक फेस से हटाया होगा ना, अलोंग वन ऑफ द फेस सारे हटाने थे अपन को, तो पी कॉर्नर से भी हटेंगे और ये फेस से भी हटेगा, वो बचेगा। तो कितने फेस बचे? 1/2 इंटू 5 बचे, 1+1। अब क्यू की बात कर रहे थे अपन, क्यू में क्या था? क्यू में अपन ने कहा, अपन ने पहले ये जो क्यू कैलकुलेट किया था ना, Q4 आया था अपने पास, वो कैसे आया था? ऐसे आया था ना 12। भाई अपन क्या करते हैं, एज हर एक एज पे 1/4 होता है, तो कितने एजेस होते हैं? 12, और एक सेंटर में होता है, तो ये हो जाता है। सेंटर वाले को तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो फेस के सारे एटम हटाओगे तो ये 1/4 भी तो हटेंगे, 4, तो कितने बचे? ये 1/4 4 हटाओगे तो 8 बचे। ठीक है, अब कितना आया? तो ये आया मेरे पास 3 आया ना, ये वाला बिल्कुल 3 आया, और क्या? इसमें कितना आया? ये तो हो गया 1/2 ना, ये 1/2 हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेट मतलब 1/2 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और इधर से हो जाएगा 5/2,
तो 1/2 + 5/2 कितना आ गया अपने पास? 6/2 मतलब 3 हो गया। PQ आ रहा है, सही। किसी को डाउट है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया P3Q3 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया PQ। क्वेश्चन इसी टाइप से होगा एग्जाम में, और मतलब 50% चांस तो यही होता है कि ऐसे अरेंजमेंट पूछ लेते हैं। अब मैंने ऐसे लिखा, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें, बस काफी हो जाएगा। मेरे पास ए एटम है, फॉर्म FCC अरेंजमेंट, FCC भी लिखूंगा तो भी चलेगा, वो अपन बाद में एग्जाम अपन को पता है पूरा लिखा होगा वहां पर। B in all octahedral bonds and C in all tetrahedral bonds. Calculate empirical formula if all the atoms along the phase diagonal along the plane of phase diagonal is removed. If is removed. आप क्या बताएंगे अपन? हो गया? थोड़ा जल्दी करो, 8 o'clock होने वाला है। आया आंसर कुछ?
देख रहा तो दिख रहा है या नहीं? चलो अपन देखते हैं फेस डायगोनल से रिमूव करेंगे तो क्या क्या रिमूव हो जाएगा। ए एट द कॉर्नर था ना, तो इस डायगोनल को ले लें अपन ऐसे, इसको यहाँ पे ये वाला ले। तो पहले चेक कर लेते हैं इस प्लेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा। इस प्लेन में एक तो कॉर्नर पे ए प्रेजेंट होंगे, और इस एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल होगा तो बी प्रेजेंट होगा, और फेस सेंटर पे भी क्योंकि ए प्रेजेंट होंगे, और इधर टेट्राहेड्रल होंगे, है ना। वो प्लेन ऐसे होगा ना, तो उसी प्लेन में इधर भी एक टेट्राहेड्रल होगा, ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल होगा, और बीच में एक ऑक्टाहेड्रल होगा। अब मेरे ख्याल से किसी को अगर डाउट होगा तो वो पूछ लेगा क्या करना है। तो पहले तो अपन ए को एडजस्ट करते हैं। कॉर्नर वाले 4 ए चले जाएंगे, तो 4 बचे। 4 कौन से? ये कॉर्नर वाले जो बचे हुए। अब फेस सेंटर की बात करते हैं। 2 फेस सेंटर चलेगा, क्योंकि इस प्लेन में सिर्फ 2 ही फेस सेंटर थे, तो 6 में से 4 बचेगा। अब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, तो 4 टेट्राहेड्रल चलेगा उस प्लेन में, क्योंकि 4 उस प्लेन में होंगे, 4 कॉर्नर वाले बचे होंगे बस दूसरे, मतलब ये 1/2। और ऑक्टाहेड्रल एक तो सेंटर वाला गया, और इधर जो थे 1/4, 2 1/4 वाले चले जाएंगे, तो 2 जाएंगे तो ये 10 बचेगा। तो एक तो इस वाले एज का 1/4, और एक इस वाले एज का 1/4, और एक सेंटर वाला पूरा। क्या बचा? 1/2 और ये 2, है ना। ये 1/2, ये 2 ऐसे हो गया ना। सो 1/2 + 2 बचा है, सो 4 1 5/2। इधर 4, इधर 10/4 मतलब 5/2। तो इसका मतलब है अपने पास जो आया ये आया अपने पास a 5/2, b 4 और c 5/2। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। फ्रैक्शन में जनरली ऑप्शन नहीं गिवन होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a5 b8 और c5 ये आएगा भाई, ये लो बन गया, ये बनेगा। सबको समझ में आया कैसे बताना है अपन को? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करने का तरीका हो गया। यहाँ अपन रुकते हैं। हाँ बोलो। वो 8 × 1/4 नहीं आएगा बी वाले में? 1/2 कैसे किया? क्योंकि जो प्लेन होगा ना, उस प्लेन में 4 टेट्राहेड्रल आ रहे हैं। एक इसके कॉर्नर के पास वाला, एक इसके कॉर्नर के पास वाला, एक इसके कॉर्नर के पास वाला, और एक इसके कॉर्नर के पास वाला। ये चारों के चारों टेट्राहेड्रल एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे डायगोनली, फेस डायगोनली। अगर अपन बॉडी डायगोनल बनाए ना यहां से यहां तक, तो बॉडी डायगोनल पे, उस डायगोनल पे ये एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल सेंटर में, और एक टेट्राहेड्रल उस कॉर्नर के पास होगा बॉडी डायगोनल। समझ में आया ना? सर पर बी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था ना, तो 1/4 से मल्टीप्लाई होगा ना? नहीं, बी टेट्राहेड्रल, अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। सी को टेट्राहेड्रल में रखा ना अपन ने।
मैंने उधर गलत बना दिया ना, सी को कहाँ लिखा अपन ने, टेट्राडेल्वाइड में, और बी ऑक्टाडेल्वाइड में। अरे यार, बी को मैंने ऑक्टाडेल्वाइड बना लिया ना 8। ऑक्टाड उधर देखे ही नहीं ना, मुझे लगा बी और सी मतलब, अरे ये तो अपना करेक्ट है। बी कहाँ रखा था अपन ने, ऑक्टाडेल्वाइड में। तो ऑक्टाडेल्वाइड कितने होते हैं, ऑक्टाडेल्वाइड तो 4 ही होते हैं। क्या क्या कर डाला, रुकना है, फिर से बनाऊंगा मैं, क्योंकि वो तो जल्दबाजी में ना कि 8 बजने वाले हैं और बच्चे भागने वाले हैं। तो अपने पास कितना था, 1/8, 4 चले गए, तो अपन कितने बचे, 4 बचे अपने पास, राइट ना, ये कॉर्नर वाले। और फेस सेंटर वाले कितने हो गए, 1/2, 2 चले गए, तो अपन को ये बचे। और बी हो जाएगा कहाँ पर, ऑक्टाडेल्वाइड में। तो ऑक्टाडेल्वाइड में एक कम हो गया, तो एक कम हो गया, तो मतलब जो थे अपने पास वो 3, और 3 में से 3 बचे, तो 3 में से 1/4 और माइनस कर दिया। तो ये 4 थे अपने पास, तो 4 में से माइनस करता हूँ, एक तो इधर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू, टोटल थे तो 1/4 इंटू 2, ये भी हो जाएगा, ये माइनस कर दूंगा तो ये बी हो जाएगा, ये बी आ जाएगा। और सी मेरे ख्याल से मेरा एक्सचेंज हो गया, मैंने सी को अज्यूम कर लिया ऑक्टाडेल में, और टेट्राडेल में बी को अज्यूम कर लिया। सी मेरे कहाँ थे, टेट्राडेल्वाइड में थे, तो टेट्राडेल्वाइड में 4 चले गए, तो 8 थे, आधे बचे, ये लो भाई, ये 4 हो गया। ये कितना था, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अपने पास 1/2 हो गया, ये हो जाएगा कितना अपने पास 2, तो 2 + 1/2 5/2। और ये कितना आ जाएगा अपने पास, बी था, तो 4 में से ये कितना हो गया अपने पास, ये 2 हो जाएगा, तो 2 + 3/2 माइनस कर देंगे, तो 4 - 3/2 बचेगा। 4 - 3/2 का मतलब है 8 - 3 5/2 बचा ना, ये 5/2 बचा। 5/2 बचेगा, तो बना देते हैं अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको मैंने थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना, बिल्कुल सही था। 4 माइनस ये कितना आ रहा था अपने पास, 3/2 था, ऐसा ना हो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये 3/2, 3/2 का मतलब 8 - 5, 8 - 3 5 होगा, तो 5/2 बिल्कुल करेक्ट। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ मैंने, ए आ जाएगा मेरे पास 5/2, बी आ गया मेरे पास 5/2, और सी आ गया मेरे पास 4। तो मेरे पास ये आ गया A5, B5, और ये आ गया CA मल्टीप्लाई करके, ये आ रहा है। उसमें वो एक्सचेंज हो गया तुम्हारा, मैंने बी को अज्यूम कर लिया था, बी जो था वो ऑक्टाडेल्वाइड में था, तो अपन ने ऐसे कर, मेरे ख्याल से सेम ही तो आ रहा है, पहले भी इतना ही आ रहा था ना, 5 5 और 8। सर वो बी और सी एक्सचेंज हो गया था। अभी ठीक, वो 5 5 8 तो पहले भी आ रहा था, बस बी और सी एक्सचेंज हो गया, राइट। ये लो भाई, ये आंसर हो गया अपना। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, मुझे फिर से बता हाँ सकते हैं क्या, कौन सा, बी वाला बता सकते हैं क्या, बी बी वाला, बी वाला ये हर एक पे 1/4 होता है, ये भी 1/4 है, और ये पूरा सेंटर में 1 होगा, और टोटल 4 होते हैं, तो मैंने 4 लिखा, माइनस कितना कर दें, एक इससे माइनस कर दो, और 1/4 तो 2 माइनस कर लो, तो मैंने एक ये माइनस कर दिया, और 1/4 2 माइनस कर दिया, लो भाई ये माइनस कर दिया, कैलकुलेट करके लिख दिया। हर एक एच पे 1/4 होता है, ये तो पढ़ा ही है ना अपन ने, NaCl में यही तो डिस्कस किया था, ओके सर। है ना। तो ये वाला पार्ट अपने पास आया, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अपन यही रुकते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करने थे अपन को, लेकिन अब आपका टाइम हो गया स्कूल का, तो भागो, और होमवर्क होगा सॉलिड स्टेट में ABCD और E, क्योंकि A और B पहले ही दे रखा था मैंने, तो CDE आपका होमवर्क है सॉलिड स्टेट, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 होमवर्क होगा आपका, CDE पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1, ये होमवर्क है भाई आपका। अब कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, लेकिन कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कंसेप्ट
मैक्सिमम मतलब इनपुट कर दिया जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, कल 1-2 क्वेश्चन और करके और फिर अपन दैट्स ऑल फॉर चलो भाई खत्म आज का क्लास।